हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 12 के इतिहास विषय से संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे, लेसन नंबर 1 भारत का वैभवपूर्ण इतिहास के दौरान, और उसमें हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापत्य कला और उसके पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता की कला, लिपि और विज्ञान, और उसके पश्चात हम पढ़ रहे थे उसकी आर्थिक उपलब्धियाँ। आर्थिक उपलब्धियों में हमने उन्नत कृषि कार्य पढ़े थे कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से विशाल अन्नागार यानी के भंडार या बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, तो उससे स्पष्ट होता है कि वहाँ अनाज का उत्पादन बहुत बढ़िया मात्रा में होता था। और फसल कटाई की तांबे के हंसिए, जिसको दांती वगैरह बोलते हैं, अपने पत्थर के फलक से की जाती थी, जो कि लकड़ी के हत्थे पर लगा होता था। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि वहाँ जो कृषि कार्य था वो बड़ा ही उन्नत था। इसको पढ़ लिया था हमने। आगे पढ़ते हैं हम उद्योग व्यवसाय। तो यहाँ से उत्खनन में तांबे व कांसे से निर्मित कलाकृतियाँ मिली हैं। जब यहाँ उत्खनन हुआ है तो उसके दौरान तांबे और कांसे यानी कि ये दो धातुएं हैं, इससे निर्मित कलाकृतियाँ मिली हैं। ताम्र उपकरणों से यानी कि तांबे के उपकरणों में मछली पकड़ने के कांटे, आरियाँ, तलवारें, दर्पण, छेनी यानी कि पत्थर वगैरह को काटने वाली किसी चीज़ को, चाकू, भालाग्र, बर्तन आदि मिले हैं। तो उत्खनन से ये चीज़ें प्राप्त हुई है। कांसे की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति यानी कि एक नाचने वाली स्त्री की मूर्ति, बैल, कुत्ते व पक्षियों की कलाकृतियाँ मिली हैं। इससे स्पष्ट है कि यहाँ धातु उद्योग भी विकसित था, यानी कि धातुओं से संबंधित जो इतने प्रकार की जो सामग्री मिली है, सामान वगैरह मिला है उत्खनन से, तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ धातु उद्योग भी बहुत विकसित था, अर्थात धातु उद्योग भी खूब फैला हुआ था, खूब उसका विकास हुआ था, विकसित था। यानी कि आगे हैं मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से परिचित थे, यानी कि बड़े बड़े जो मृद भांड है, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो उससे ये भी पता लगता है कि यहाँ के लोग यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से भी परिचित थे, यानी उनकी जानकारी थी उनको। मण के निर्माण का उद्योग भी विकसित था। मन के वगैरह बनाना, इस प्रकार का उद्योग भी विकसित था। इनसे बने आभूषण इस सभ्यता की कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं, यानी कि इस कला में, इस सभ्यता के दौरान जो बने हुए आभूषण हैं, तो इस सभ्यता की कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं भी। लौथल व चहुंदड़ों से इसके कारखाने मिले हैं, यानी कि जो स्थान है जहाँ से इनके कारखाने मिले हैं। ये मन के सोने, चांदी, तांबे, पीली मिट्टी, शैलखड़ी, कीमती पत्थर, सीपी, शंख आदि के बनाए जाते थे। तो यानी कि ये मन के सोने चांदी किस किस से, धातुओं से, किस प्रकार से, मिट्टियों से या पत्थरों से या सीपियों से या शंखों से बनाए जाते थे, तो इसमें कवि लेखक ने इसको बताया है। इस सभ्यता से लगभग 2500 मोहरें मिली हैं। कितनी मोहरें मिली हैं? लगभग 2500 मोहरें मिली हैं, जो अधिकांशतः शैलखड़ी से बनी हुई है। इन पर पशुओं, एक सींग का पशु, बाघ, हाथी, सांड, गैंडा, यानी कि इन पशुओं की तस्वीरें वगैरह, पेड़ पौधे, मानव आकृतियाँ आदि के जो चित्र हैं, जो हमें उस समय मानव गतिविधियों, यानी कि क्या क्या मानव गतिविधियाँ करता था और धर्म का क्या करते हैं, संकेत देते हैं। किसका संकेत देते हैं? धर्म का संकेत देते हैं। यानी कि किस प्रकार मानव उस समय गतिविधियाँ करता था, कौन से क्रियाकलाप करता था और किस प्रकार से धर्म का पालन करता था, इन सब चीज़ों से हमें उस समय के संकेत मिलते हैं। इस समय का वस्त्र उद्योग भी उन्नत था। इस समय का वस्त्र उद्योग भी क्या था भी? उन्नत
था, यानी कि वस्त्र उद्योग ने भी बहुत विकास किया था भी। कपास की खेती के व वस्त्रों के प्रमाण मिले हैं। कताई बुनाई की तकलियाँ व तकुए भी मिले, जिसको तकला वगैरह घरों में देखा होगा आपने, चरखा वगैरह काटते हैं तो उसमें एक लोहे की लंबी छड़ का प्रयोग करते हैं जिसको तकला वगैरह या तकुए वगैरह कहते हैं। तो इससे कताई बुनाई से संबंधित जिस प्रकार करोशिया वगैरह है घरों में आज भी स्त्रियां स्वेटर वगैरह कपड़े वगैरह बुनती हैं, तो उस समय उससे संबंधित यानी कि उस प्रकार के जो सामान था उस समय भी मिला था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी इन चीज़ों का प्रचलन था, यानी कि लोग इसका बहुतायत में प्रयोग करते थे। अब आगे है व्यापार और वाणिज्य, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार और वाणिज्य कैसा था। तो इस समय आंतरिक एवं विदेशी व्यापार दोनों ही उन्नत अवस्था में था, यानी कि आंतरिक व्यापार यानी कि अंतर्राज्यीय यानी कि देश के अंदर अंदर व्यापार करना और विदेशों के साथ व्यापार करना, ये दोनों ही उन्नत अवस्था में था, यानी कि दोनों ही बहुत ज़्यादा विकसित थे, ऊंची शैली में थे भी। ताम्र खनिक, रतन, उपरतन एवं धातु निर्मित सामग्री, पात्र उपकरण, आभूषण आदि का व्यापार होता था, यानी कि इन सब चीज़ों का, ताम्र खनिक का, रत्नों का, उपरत्नों का, यानी कि हीरे मोती जवाहरात, इन सब का व्यापार भी उस समय बहुत ज़्यादा होता था। संभवतः तांबा कहाँ? राजस्थान के गणेश्वर से। तांबा कहाँ निकलता था? राजस्थान के गणेश्वर से। सोना मैसूर से। सोना कहाँ से निकलता था? मैसूर से। चांदी ईरान व अफगानिस्तान से। चांदी कहाँ से? ईरान व अफगानिस्तान से। सोना मैसूर से। मनकों के लिए कीमती पत्थर गुजरात व महाराष्ट्र से मंगाए जाते थे। कीमती पत्थर, मनकों के लिए कीमती जो पत्थर थे वो महाराष्ट्र और गुजरात से मंगाए जाते थे। मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध थे, यानी कि ये विदेशी कोई कंट्री है, विदेशी शहर है कोई, मेसोपोटामिया से भी व्यापारिक संबंध थे। इसकी जानकारी मेसोपोटामिया से प्राप्त एक अभिलेख से होती है। मेसोपोटामिया से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और उससे पता लगता है कि मेसोपोटामिया से भी व्यापारिक संबंध थे भी। सिंधुवासियों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। सिंधुवासियों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से सिंधु सरस्वती सभ्यता की लगभग 24 मोहरें मिली हैं। तो मेसोपोटामिया के विभिन्न नगरों से सिंधु सरस्वती सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की लगभग 24 मोहरें मिली हैं। लोथल से एक बटन के समान गोलाकार मोहर मिली है। लोथल से भी एक बटन के समान गोलाकार मोहर मिली है। ऐसी मोहरें बहरीन द्वीप, फारस की साड़ी, फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया के उपनगर से मिली है। फारस की खाड़ी और मेसोपोटामिया के उपनगरों से मिली है, यानी कि जो व्यापार और वाणिज्य था वो भी बहुत ज़्यादा उन्नत था। व्यापार के लिए वस्तुओं के विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना किसी वस्तु का, एवं माप तोल की एक निश्चित व्यवस्था थी। प्राप्त अवशेषों के आधार पर बाट के आकार घनाकार व गोलाकार थे। जो प्राप्त अवशेषों के आधार पर जो बाट थे, यानी कि किसी चीज़ को नापने और तोलने के लिए जो बनाए जाते थे बाट वगैरह, वो ज़्यादातर घन के आकार के थे, घनाकार थे या गोलाकार थे। ये चर्ट, जैसार व अगेट के बने होते थे। ये भी कोई धातुएं हैं या पत्थरों से संबंधित कोई चीज़ें हैं जिससे इनको बनाया जाता था। बाट एक श्रृंखला में क्रमशः बढ़ते क्रम में 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 तक होते थे। ये कोई नाप का उनका सिस्टम था, तोल का कोई नियम था जो इस क्रम में था, एक श्रृंखला के क्रम में था। जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 इस प्रकार से किसी चीज़ को नापा और तोला जाता था। अब आगे है सामाजिक जीवन की
प्रमुख विशेषताएं, यानी कि जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे, समाज में वो रहते थे, किस प्रकार अपना जीवन जीते थे, तो उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं भी। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से हमें जानकारी मिलती है कि उस समय के समाज में शासक व महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग, सामान्य वर्ग, श्रमिक वर्ग एवं कृषक वर्ग था, यानी कि समाज को इस प्रकार से अलग अलग भागों में बांटा गया था। तो कौन कौन सा था? एक तो शासक वर्ग था, दूसरा महत्वपूर्ण जो कर्मचारी थे, कारिंदे थे, दरोगे थे, वो वर्ग था, फिर एक सामान्य वर्ग आ गया, फिर उसके नीचे श्रमिक वर्ग आ गया और फिर कृषक वर्ग। इस प्रकार से 4-5 भागों में उसने इसको बांटा है भी समाज को। शासक व महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग गढ़ी में व अन्य वर्ग के लोग नगर भाग में रहते थे। गढ़ी यानी कि गढ़ वगैरह बने होते थे, बड़े बड़े दुर्ग बने होते थे, उनमें रहते थे। कौन सा वर्ग? शासक और महत्वपूर्ण कर्मचारी वर्ग। और जो अन्य वर्ग के लोग थे वो नगर भाग में रहते थे। और समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता में? परिवार था भी। समाज सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या था भी? परिवार था। मातृ देवी, माता के रूप में जिस देवी को पूजा जाता था, कि मिट्टी की प्राप्त मूर्तियों से समाज में नारी का महत्व व परिवार के मातृस्थात्मक होने की जानकारी मिलती है। यानी कि मातृ देवी की मिट्टी के मूर्तियाँ मिली हैं, यानी कि माता के रूप में मिट्टी की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उससे इस बात का भी पता चलता है कि जो समाज में जो नारी की स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी और संतोषजनक थी, सम्मानजनक थी। यानी कि परिवार कैसा था? मातृस्थात्मक, यानी कि माता की सत्ता होती थी। इसलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर स्त्रियों की दशा देखी जाए तो बहुत ही अच्छी थी भी। सूती वस्त्रों के प्रमाण भी मिले हैं और लोग सूती वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इससे संबंधित प्रमाण भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। अब है धार्मिक जीवन की उपलब्धियाँ। वृक्ष जल एवं पशु पूजा। अब सामाजिक जीवन पढ़ लिया हमने, किस प्रकार से समाज में वो रहते थे, किस प्रकार से समाज को उन्होंने बांटा था और किस प्रकार। तो यहाँ के स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। ऊपर थोड़ा रह गया था, इसको देखते हैं दोबारा। यहाँ के स्त्री व पुरुष दोनों ही आभूषण प्रेमी थे, यानी कि आभूषणों का, गहनों का, जेवरात का खूब प्रयोग करते थे भी इस समय भी। मनकों द्वारा बने यहाँ के आभूषण काफ़ी प्रसिद्ध हैं, यानी कि मनकों के द्वारा बने हुए आभूषण हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एक मुद्रा पर ढोलक का चित्र, एक मुद्रा पे ढोलक का चित्र सिंधु घाटी सभ्यता वासियों की वाद्य कला में रुचि का प्रमाण है, यानी कि वाद्य कला, वाद्य यंत्रों के बारे में भी इनको जानकारी थी। आखेट व संगीत के प्रमाण भी मिले। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, तो शिकार के और संगीत के भी ये प्रेमी थे, संगीत से भी संबंधित थे, संगीत की जानकारी भी थी, संगीत सुनने के भी शौकीन थे। इसलिए आखेट और संगीत के भी प्रमाण इस सभ्यता से क्या हुए हैं? मिले हैं। तो आगे बढ़ते हैं धार्मिक जीवन की उपलब्धियाँ। तो इनका किस प्रकार का धार्मिक जीवन था और सामाजिक जीवन हमने पढ़ा। और अब पढ़ते हैं धार्मिक जीवन की उपलब्धियाँ। और मुख्य क्या थे? वृक्ष, जल और पशु पूजा। वृक्षों की पूजा भी करते थे, जल की पूजा भी करते थे और इसके साथ साथ पशुओं की भी पूजा की जाती थी। वृक्षों के भीतर रहने वाली आत्मा के रूप में वृक्ष पूजा का इस समय प्रचलन था भी। वृक्षों के भीतर रहने वाली आत्मा, यानी कि ऐसा लोग मानते थे कि वृक्षों के भीतर क्या रहती है? कोई आत्मा रहती है। तो इसके रूप में वो वृक्षों की क्या करते थे? पूजा करते थे, यानी कि वृक्ष पूजा का इस समय प्रचलन था। एक मुहर में देवता को 2 पीपल के वृक्ष के मध्य दिखाया गया है। एक मुहर प्राप्त हुई है, उसमें क्या है? एक देवता को 2 पीपलों के पेड़ों के बीचों बीच में दिखाया गया है। 7 मानवाकृतियाँ उसकी पूजा कर रही हैं, 7 मानव की आकृतियाँ बनी हुई है और वो उसकी क्या कर रही हैं? उस वृक्षों की पूजा कर रही हैं, अर्थात देवताओं के साथ साथ। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन धर्म के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मातृ देवी की उपासना, यानी कि माता की पूजा करना, उपासना करना, पशुपतिनाथ की कल्पना, वृक्ष पूजा, मूर्ति पूजा, जल की पवित्रता,
तप के योग परंपरा आदि यहाँ की प्रमुख विशेषताएं थी जो आज भी हमारे जीवन में देखने को मिलती है और आज भी हमारे जीवन में ऐसा हम करते हैं। माताओं की पूजा, जिस प्रकार से विभिन्न देवियों की हम पूजा करते हैं, सरस्वती है, लक्ष्मी है, पशुओं की पूजा भी करते हैं जिस प्रकार गाय पूजा मानी गई है, वृक्षों की पूजा, पीपल, खेजड़ी, नीम आदि की पूजा हम करते हैं, और हिंदू धर्म मूर्ति पूजा की करता है, जल की पवित्रता और तप रूपी याद साधना करता है। तप के योग आदि परंपरा इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी जो आज भी हमारे जीवन में क्या करती है, देखने को मिलती है। हड़प्पा से प्राप्त एक मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में एक मूर्ति प्राप्त हुई है, उसके गर्भ से, उसके उदर से एक पौधा निकलता हुआ है। संभवतः यह पृथ्वी माता का रूप है। संभवतः यह किसका रूप है? पृथ्वी माता का रूप है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त एक मुहर पर एक पुरुष आकृति पद्मासन में बैठी है, पद्म कमल जैसा आसन में बैठी है। इसमें एक तरफ हाथी व बाघ है, दूसरी तरफ भैंसा व गैंडा है, नीचे हिरण है। एक अन्य मोहर में योगी मुद्रा में व्यक्ति, एक अन्य मोहर में योगी मुद्रा क्या मिला है भी? व्यक्ति ती की आकृति त्रिमुखी, 3 मुखों वाली और त्रिशृंगी, 3 चोटियों वाली, सींगों वाली है, नाग द्वारा पूजा करते हुए दिखाया गया है। तो नाग द्वारा इनकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो इस प्रकार से ये किसको प्रदर्शित करते हैं भी? वृक्ष, जल, पशु पूजा, यानी कि ये थी हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक जीवन की उपलब्धियाँ। अब है तप, योग व यज्ञ। कालीबंगा, बाणावली या बनवाली भी कहते हैं इसको, राखी गढ़ी एवं लोथल से खुदाई में अग्निकुंड व अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। पद्मासन में बैठे योग रूपी ईश्वर की मूर्ति मिली है। इसके अलावा भिन्न योगासन मुद्रा में मिट्टी की कई मूर्तियां मिली हैं। यहाँ से प्राप्त मुहरों पर एक सींग वाले वृषभ का मतलब होता है बैल का काफ़ी चित्रण मिलता है। इसके अलावा कुबड़दार बैल, बिना कुबड़दार बैल, बाघ व हाथी का चित्र मिलता है। बाद में पशुओं की देव रूप में पूजा होने लगी। विभिन्न पशु देवताओं के वाहन के रूप में प्रसिद्ध हुए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार इस सभ्यता की जल की पवित्रता एवं स्नान ध्यान की परंपरा का प्रतीक हैं। आगे है राजनीतिक जीवन, जिसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको करना है सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक उपलब्धियां और सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, ये प्रश्न आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।